उसके बाद हम लाइफ साइकिल ऑफ HIV की बात करते हैं। HIV बेसिकली एब्रिविएशन है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का। ये वो वायरस है जो एड्स काज करता है। ये एड्स काज करता है, इसकी वजह से एड्स हो रही है। अब ये अटैचमेंट और एंट्री, इसका जो तरीका है अटैक करने का किसी भी बॉडी में, वो क्या है? सबसे पहले तो इसके ऊपर होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स आपको नजर आ रही हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको ये ग्लाइकोप्रोटीन नजर आ रही हैं जो कि इसकी बाहर वाली वॉल के पास लगी होती हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या करती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन एक खास किस्म के रिसेप्टर पे जाके अटैच होती हैं जिसको कहते हैं CD4 रिसेप्टर। और ये CD4 रिसेप्टर होता है टी सेल पे, टी लिम्फोसाइट सेल के ऊपर ये CD4 रिसेप्टर होता है, जिस CD4 रिसेप्टर को इस ग्लाइकोप्रोटीन ने डिटेक्ट करके उसके साथ अटैचमेंट करनी होती है। जब ये अटैच हो जाता है, अटैच होने के बाद यहाँ से मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज़ होता है, और फ्यूज़ होने के बाद ये जो DNA है, ये DNA इसके अंदर ऐसे करके इंसर्ट कर देता है, इसके अंदर डाल देता है, और किसी किसी केस के अंदर ये वायरस अंदर चला भी जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी अनकोटिंग की। अच्छा, अनकोटिंग में जो वायरस की जो प्रोटीन्स हैं, जो वायरस का जो बाहर वाला कैप्सिड है, जो उसके बाहर वाला कवर है, वो कवर उतर जाएगा। ये वाला कवर, ये सेल के अंदर जाते ही ये कवर उतर जाएगा, और कवर उतरने के बाद इसका जो RNA है, ये इसका RNA, ये RNA उस सेल के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। ये टी लिम्फोसाइट सेल का न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ से इन CD4 रिसेप्टर्स के थ्रू जो वायरल RNA था वो अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। अभी जो वायरल RNA होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA अंदर जाएगा। अंदर जाके सबसे पहले इसने सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनाना होता है। अब जो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA फिर अपने आप को डबल स्ट्रैंडेड DNA के अंदर कन्वर्ट करेगा। इस सारे प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसलिए कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें DNA से RNA बनता है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? जिसमें RNA से DNA बनेगा। इस प्रोसेस के अंदर एक एंजाइम यूज होता है जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। ये एंजाइम ही इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को परफॉर्म करवाता है। अच्छा, जब ये HIV टी लिम्फोसाइट सेल के अंदर एंटर होता है, तो वो DNA जब बना लेगा, तो DNA बनाने के बाद वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर होगा, तब बाद में वो न्यूक्लियस के अंदर, अब ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर होगा, और वो जो होस्ट सेल का DNA है उसके अंदर अपने DNA को इनकॉर्पोरेट कर देगा, अपने DNA को इंटीग्रेट कर देगा। इस कंडीशन में हम लोग वायरस को प्रो वायरस का नाम देते हैं। यहाँ पर ये प्रो वायरस कहलाता है। ये प्रो वायरस कब होगा? जब DNA इसके न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और उस सेल के अपने DNA के साथ इंटरकॉपरेट कर चुका हो। और उसके अंदर जो HIV वायरस है उसकी असेंबली स्टार्ट होती है। जो वायरस का जो मैसेंजर RNA मैंने बताया कि वो राइबोसोम देगा, जो कि प्रोटीन्स बनाने के लिए यूज़ होगा। जो होस्ट का न्यूक्लियस है, उस होस्ट के न्यूक्लियस से राइबोसोम लिया जाएगा जो कि वायरस की प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा। कैप्सिड बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनेंगी, फिर कॉपी बनना शुरू हो जाएगी वायरल जीनोम की, जो बैक्टीरियोफेज का जीनोम है, जो HIV का जीनोम है। अच्छा, अब जो वायरल पार्टिकल्स बनेंगे वो सारे के सारे असेंबल होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये इसकी असेंबली स्टार्ट हो रही है। असेंबली स्टार्ट होने के बाद उनको फिर रिलीज़ कर दिया जाता है। जैसे ही ग्लाइकोप्रोटीन इनकॉर्पोरेट करता है, उसको फ़ौरन से रिलीज़ करता है और रिलीज़ करके दूसरे सेल्स पर उनको ट्रांसफ़र करता है। देखें, जब सबसे पहले HIV अटैक करता है तो अटैक किस पे करेगा? टी लिम्फोसाइट सेल। जब टी लिम्फोसाइट सेल पे अटैक करेगा, टी लिम्फोसाइट सेल का कंट्रोल हासिल करेगा, वहाँ के DNA के अंदर इनकॉर्पोरेट होगा, वहाँ के DNA के ऊपर कंट्रोल हासिल करेगा, वहाँ पे अपनी कॉपीज़ बनाएगा, और कॉपीज़ बनाने के बाद फिर वहाँ से निकलेगा और निकल के दूसरे सेल्स को, तमाम बॉडी के जो सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो शुरू ये कहाँ से करता है? ये इम्यून सिस्टम से करता है। टी लिम्फोसाइट सेल किसका हिस्सा है? हमने पहले बात की है कि ये इम्यून सिस्टम का बेसिक कंपोनेंट। उसके बाद हमने नेक्स्ट डिजीज स्टडी करनी है जिसको कहते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर होती है। लीवर की जो सूजन हो जाती है, लीवर के अंदर उसकी जो अंदर वाली जो लेयर है उसको ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसके डिफरेंट एजेंट्स हैं जिसमें वायरसेस आ सकते हैं, ड्रग्स, ऐसे कोई ड्रग्स हैं जैसे कि अल्कोहल है या कुछ इसमें के नशावर चीज़ें हैं जो लोग लिया करते हैं, उसकी वजह से भी ये हो सकता है।
कुछ जहरीले मादे जो बॉडी के अंदर जा रहे हैं उनकी वजह से भी ये इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर हो सकती है। इसके सिम्टम्स कौन कौन से? इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स में सबसे पहली चीज़ जो है वो जॉइंटिस हो सकता है, जिसको हम लोग आमतौर पे यरकान का नाम देते हैं। उसके अलावा एब्डोमिनल पेन हो सकती है, लिवर का इनलार्ज हो सकता है, लिवर का साइज़ बड़ा हो सकता है, फटीग हो सकती है, थकावट हो सकती है, और उसके अलावा फीवर भी कुछ कंडीशंस के अंदर देखा जाता है। हेपेटाइटिस जो है ये टाइम पीरियड के लिए भी हो सकती है और बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए भी एक्यूट भी हो सकती है, बहुत शदीद भी हो सकती है, ख़तरनाक भी हो सकती है। अब इसमें जब ख़तरनाक होना शुरू हो जाए हेपेटाइटिस, तो वो लिवर कैंसर तक बात जा सकती है, लिवर कैंसर तक हो सकता है। बहुत सारे डिफरेंट वायरसेस हैं जिसमें कि हेपेटाइटिस ए वायरस है। हेपेटाइटिस ए क्योंकि एक टाइप है, हेपेटाइटिस ए को जो वायरस करेगा उसको हेपेटाइटिस ए वायरस कहते हैं। इसमें ये जो हेपेटाइटिस ए वायरस है ये फीसिस की वजह से होता है, जो वेस्ट मटेरियल जो इंसान या जानवर या एनिमल्स हैं वो निकालते हैं अपनी बॉडी से, एक्सक्रीट करते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। आरएनए वायरस होता है ये हेपेटाइटिस ए वायरस, नॉन डेवलप्ड होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है, ये कोई इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं है इसके लिए, ये कोई बहुत ज़्यादा वायरुलेंट नहीं है, लेस वायरुलेंट होता है। इसके लिए वैक्सीन्स भी अवेलेबल होती हैं और आसानी से इससे ये क्योरेबल है। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी मतलब हेपेटाइटिस बी जो डिजीज काज करेगा वायरस, उसको हेपेटाइटिस बी, ये जो है ये सीरम हेपेटाइटिस बी कहलाता है। हेपेटाइटिस बी सीरम हेपेटाइटिस बी कहलाता है। ये सेकंड मेजर टाइप है। ये जो वायरस है ये डीएनए होता है। चाइना, एशिया, फिलीपींस, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बॉडी फ्लूइड्स से ट्रांसमिट होता है। बॉडी फ्लूइड्स के अंदर मिल्क आ जाता है, उसके अंदर ब्लड सीरम आ जाता है, उसके अंदर ड्यूरिंग बर्थ जो उसका जो इंटरनल लाइनिंग है यूट्रस की, उसकी वजह से भी ये आगे ट्रांसफ़र हो सकता है। सलाइवा की वजह से ट्रांसफ़र हो सकता है। सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ये हेपेटाइटिस बी आगे ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसका जो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो रिकवर कर जाते हैं। ये लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी विकास कर देता होता है, मतलब ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इम्यून कर देता है। उसके अलावा इसमें जो वैक्सीन मौजूद हैं वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन है, मतलब उनको जेनेटिकली इंजीनियरिंग के ज़रिए से उसको बनाया गया है। उसके बाद थर्ड हमारी टाइप है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी जो वायरस काज करेगा उसको हेपेटाइटिस सी वायरस कहते हैं। ये जो है ना तो ए हेपेटाइटिस काज करता है, ना ही बी हेपेटाइटिस काज करता है, ये सिर्फ और सिर्फ हेपेटाइटिस सी काज करेगा। अच्छा जी, इसमें आरएनए वायरस होगा, ये एनवलप होता है, इसको इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस का नाम भी देते हैं। लेस सीवियर है, कोई ख़ास इसमें ज़्यादा कुछ सिम्टम्स नहीं देखने में मिलती, लेकिन ये क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हद तक ख़तरनाक हो सकता है। कोई ज़्यादा इसमें सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसकी वजह से लिवर डैमेज हो सकता है, कैंसर तक की सूरत हाल हो सकती है। ब्लड के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है, कंटामिनेटेड सिरिंजेस के थ्रू, रेजर ब्लेड्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ये आगे ट्रांसमिट होता है। उसके अलावा पीर्सिंग टूल्स जो सुराख करने वाली जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सर्जिकल, उसकी वजह से भी ये हो सकता है कि उसको बार बार यूज़ किया जाए। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से भी हेपेटाइटिस सी हो सकता है। और इसकी कोई वायरस जो वैक्सीन है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस को ख़त्म करना और आरएनए वायरस का जो इन्फेक्शन है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए उसकी वैक्सीन पे अभी तक मौजूद नहीं है। इसी तरह से एड्स था, तो एड्स की भी वैक्सीन अभी तक नहीं लाई जा सकी। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस ई, एफ, जी, ये हमारी टाइप्स हैं। हेपेटाइटिस ई जो है ये भी फीसिस की वजह से ट्रांसमिट होता है। हेल्बर एंड कोवर्कर जो थे, उसके साथी जो थे, उन्होंने इसको स्टडी किया था। एक में उन्होंने कहा था कि जी जो पिग्स हैं उनकी वजह से ये हेपेटाइटिस ई हो सकता है, उनकी वजह से ये हो सकता है कि हेपेटाइटिस ई फैलता होगा। उसके अलावा मैन्योर जो हम लोग फर्टिलाइजर्स के तौर पर यूज़ करते हैं, मतलब जो फीसिस हम लोग गायों भैंसों का जो फीसिस है उसको हम लोग फर्टिलाइजर के तौर पर यूज़ करते हैं, जिसको गोबर कहते हैं, गोबर की खाद कहते हैं, उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस ई वायरस फैल सकता है। उसके बाद हेपेटाइटिस एफ और जी, ये अनआइडेंटिफाइड वायरसेस हैं। ये इनके बारे में ज़्यादा स्टडी अभी तक नहीं हो सकी। इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि हम हाइजीनिक मेजर्स इस्तेमाल करें, हाइजीनिक मेजर्स को अडॉप्ट करें, जो सेहतमंद ज़िंदगी उसको अडॉप्ट करें। वैक्सीन जो हैं वो भी लें अगर तो अवेलेबल हैं। उसके अलावा ब्लड की स्क्रीनिंग करवाते रहें, टाइम टू टाइम अपने ब्लड को देखते रहें कहीं कोई मसला तो नहीं आ रहा। स्टेराइल सिरिंजेस का इस्तेमाल करें, रेजर और इंस्ट्रूमेंट्स को एक ही दफ़ा इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के बाद उसको स्टेरिलाइज करें। स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।